राज्य राजनीति 80 के दशक के आगे अगर हम भूमंडलीकरण के दौर में देखें तो भूमंडलीकरण के समय 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक था यह, और यहाँ पर भी राज्य राजनीति एक नया मोड़ लेती है। क्यों कि भूमंडलीकरण ने केंद्र की स्थिति को कमजोर कर दिया और कहीं न कहीं राज्य को पूर्व की अपेक्षा ज्यादा योग्य बना दिया कि वे भी राष्ट्रीय राज्य राजनीति के साथ साथ स्वयं भी स्वतंत्र रूप में दक्ष बन सके, अपने को उस अनुकूल पा सके। और विशेष करके एफडीआई सीधा निवेश, विदेशी सीधा निवेश की जब बात आई तो सभी राज्यों पर इन्होंने एक समान प्रभाव नहीं डाला। क्यों कि जो राज्य इसमें कूदे वही इससे लाभान्वित भी हुए, अन्यथा भूमंडलीकरण का लाभ सभी कोई नहीं ले पाए, कुछ पिछड़ गए, कुछ लाभ लिए। और निवेश का सहारा उदारीकरण के जो राज्य अपनाए उनमें कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी, इससे लाभ मिला। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि इससे राज्य में बेमेल पैदा हुआ, कि ज्यादा विकास हुआ, कहीं नहीं हुआ। लेकिन यह भी सही है, कुछ राज्य उन्नत हो गए, उन्नत नहीं बल्कि अधिक उन्नत हो गए, और कुछ राज्य पिछड़ गए, खाई दोनों में भर गई। भूमंडलीकरण का जिसने लाभ लिया वो आगे बढ़े, जिसने नहीं लिया वे पीछे चले गए। लॉरेंस सेज ने एक पुस्तक लिखा है कि फेडरलिज्म विदाउट ए सेंटर। उसमें कहा गया है कि भूमंडलीकरण ने भारत में राज्यों को इस योग्य बना दिया कि वे अपनी कार्यसूचियों का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र सत्ता के रूप में काम कर सके, और यह सीधे तौर पर सौदेबाजी करता है अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से। आप देखते हैं कि राज्य सरकार भी सीधे विश्व बैंक से कर्ज लेती है, विभिन्न एजेंसियों से समझौते करती है। यह अलग बात है, केंद्र सरकार की सहमति होती है, स्वीकृति होती है, लेकिन राज्य की भी भूमिका बढ़ जाती है कि वे कहां तक अपने आप को रिस्क ले सकते हैं, अपने आप को कहां तक ढाल सकते हैं। और भूमंडलीकरण के पूर्व की स्थिति देखें तो वहां पर ऐसी बातें नहीं थी। भूमंडलीकरण ने अंतर सरकारी संस्थानों के प्रबंधन में भी बदलाव लाया है। और वहीं लॉरेंस सेज कहते हैं कि अंतर सरकारी सहयोग ने अंतर आधिकारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। और इस भूमंडलीकरण के बाद राज्य राजनीति में दलीय प्रणाली तक में बदलाव दिखा है, और अधिकांश राज्य में दो से अधिक पार्टी मुख्य रूप से उभरी है। क्षेत्रीय दल में भी उनका वर्चस्व बढ़ा है। अब बिहार का उदाहरण देख सकते हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल उभरी और सत्ता में आती है। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा वाद हुआ जहां की वाम मोर्चा सरकार लगातार अनवरत 25 साल तक सरकार में कार्यरत रही, और कहीं न कहीं यह समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर सत्ता संभालने में भी वाम मोर्चा सफल हुई। और वहीं हम यह भी देखते हैं कुछ पार्टियां चुनाव के पहले तो कुछ चुनाव के बाद गठबंधन करती है, और हम देखते हैं उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, या हर जगह ऐसी बातें दिखती है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह उभरी, समाजवादी पार्टी किस तरह उभरी। यह अलग बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और एक छत्र जैसी सरकार है, एक अपार बहुमत के साथ आई सरकार है। वहीं अब पंजाब में देख सकते हैं कि किस तरह अकाली दल सत्ता में आई थी। वहीं वर्तमान में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उड़ीसा में देखते हैं कि बीजू जनता दल का किस तरह उभार आया। दक्षिण में तेलुगु देशम पार्टी की बात करें, अन्नाद्रमुक पार्टी की बात करें, तो कहीं न कहीं पश्चिम यहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना की बात करें तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की अधिकता दिखती है। नए नए उभार जब पिछड़े वर्गों का आया, दलितों का आया, तो चुनावी समीकरण भी बदलते चले गए। यह बात है कि विचारधारा के स्तर पर समानता हो न हो, लेकिन सत्ता में स्वार्थ, सत्ता में भागीदारी के लिए स्वार्थ में समझौता करते हैं भिन्न राजनीतिक दलों से। और आज की तारीख की स्थिति यह है कि राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोई एक शक्ति ही राजनीति पर हावी हो जाए, ऐसी बातें नहीं है। इसीलिए तमाम विरोधाभास, तमाम विरोधी भावनाओं के बावजूद भी गठबंधन की राजनीति होती है।